हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व और उद्घाटित अधिमान सिद्धांत बहुत विस्तार से पढ़ा है। इसके पहले हम लोगों ने उपभोक्ता की बचत पढ़ा था और वहाँ हम लोगों ने मार्शल की उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को बहुत अच्छे से पढ़ा था। लेकिन वहाँ हिग्स की क्या अवधारणा है या हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को कैसे माप सकते हैं बिना इस मान्यता को स्वीकार किए कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। लेकिन हम लोगों ने इसकी व्याख्या वहाँ छोड़ दी थी, इसलिए कि इंडिफरेंस कर्व हम लोग नहीं पढ़े थे। आज हम लोग उपभोक्ता की बचत को तटस्थता वक्रों के द्वारा कैसे व्यक्त किया जा सकता है और उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में हिग्स की क्या अवधारणाएं हैं, उपभोक्ता की बचत का महत्व क्या है, इन बातों का अध्ययन करेंगे। पूरा ख़त्म करेंगे, इसलिए 2-4-6 मिनट कम ज़्यादा होगा तो आप जिनको जाना हो चला जाएगा, जो बैठा रहना चाहे वो बैठा रहेगा। ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि उपभोक्ता की बचत वास्तव में जो उपभोक्ता देने को तैयार होता है, जो उसकी विलिंगनेस टू पे होती है और जो वास्तव में देता है, एक्चुअल पेमेंट होता है, उसके डिफरेंस को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यही डिफरेंस हमको ज्ञात करना है कि इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कि वह कितना देना चाहता है और कितना वह उसे देना पड़ता है। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस थ्रू इंडिफरेंस कर्व। J.R. Hicks rehabilitated the concept of consumer surplus through indifference curve. It does not make the assumptions of cardinal measurability, nor does it assume that marginal utility of money is constant. मैंने अभी आपसे बताया कि हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उपभोक्ता की बचत मापते हैं, जहाँ न तो यह मानने की जरूरत पड़ती है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और न यह मानने की जरूरत पड़ती है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। इन दोनों मान्यताओं को हटा करके हम तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता की बचत ज्ञात करते हैं। अब आप देखें कि मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज्यूमिंग कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। हम पहली व्याख्या यह मानकर करते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ऐसे में जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मान लेते हैं तब उपभोक्ता की बचत कैसे हम ज्ञात करेंगे तटस्थता वक्र के माध्यम से। और दूसरा, जब यह मान लेते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है तब हम तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता की बचत कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला हम व्याख्या करेंगे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान करके। ठीक है। दिख रहा है? हम देख रहे हैं। नो व्याख्या, हम लोग पता नहीं क्या व्याख्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पर। तो हम लोग चूंकि इंडिफरेंस कर्व पढ़ चुके हैं, इसलिए पूरा चित्र आपके नोट्स में बना हुआ है। आप वहां ध्यान से देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ समझने की बात सिर्फ ये है कि अब इंडिफरेंस कर्व की जितनी व्याख्या हम पीछे कर चुके हैं, अर्थात हमको उपभोक्ता की आय एक्स और वाई की कीमतें पता है, हम कीमत रेखा खींच सकते हैं। कीमत रेखा तटस्थता रेखा को जहाँ स्पर्श करेगी वहाँ संतुलन होगा। संतुलन पर यह तय होगा कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा पाने के लिए कितना वह वस्तु की मात्रा छोड़ने को तैयार है। तो अगर हम यहाँ ये देखिए, यहाँ हम आ रहा है नहीं, एक्स वस्तु है, यहाँ वाई वस्तु को अगर हम मौद्रिक आय मनी इनकम मान लें तो यहाँ आप देखें, एक सामान्य सा दिमाग में अपने आप ये रखें कि जब आप कोई सामान या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक कैलकुलेशन चलता रहता है कि इतना मूल्य देना पड़ेगा तो इतना खरीदेंगे, इतना देना पड़ेगा तो इतना खरीदेंगे, इतना देना पड़ेगा तो। इसका मतलब कि आपकी विलिंगनेस टू पे है। वास्तव में व्हाट अमाउंट एक्चुअली यू आर रेडी टू पे, देयर इज ए प्रेफरेंस लिस्ट इन योर माइंड। या ये कह सकते हो कि काल्पनिक एक तटस्थता वक्र आपके दिमाग में चलता रहता है। ये मान लो कि यह है तुम्हारा काल्पनिक तटस्थता वक्र। यह बता रहा है कि अगर हम, यह हमारी ए
और ओ, ये हमारी कुल मौद्रिक आय है जो मेरे पास है। जब हम कुछ नहीं खरीदते हैं, मेरी जेब में 100 रुपया है, 100 रुपया रहेगा, सीधी सी बात है। तो ये हमारी जेब में कितना पैसा है? 100 रुपया। हम 0 आइटम खरीद रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर हमको इतना देना पड़ा, एम अगर हमको देना पड़ा, तो हम इतना खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? X1। ये वास्तव में अभी कुछ है नहीं, ये हमारे दिमाग में है कि हम ये जितना देने को तैयार हैं। सोच रहे हैं मटर अगर 50 रुपया किलो मिलेगी तो 1 किलो खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये है कि अगर एक 50 रुपया किलो मिलती है तो आई विल परचेज दिस मच अमाउंट, और उसके लिए हम 50 रुपया देने को, इसका मतलब तैयार है। अब जैसे ही हम बाजार में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये मान्यता क्या है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इसका मतलब आपके पास 100 रुपया है, उसमें 10 रुपया खर्च हो गया तब भी उसकी उपयोगिता उतनी रहेगी, 20 खर्च हो गया तब भी उसकी उपयोगिता उतनी रहेगी, और 40 खर्च हो गया तब भी उसकी उपयोगिता कितनी रहेगी? उतनी ही रहेगी। ये हम मान करके जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितना हम देने को तैयार हैं इतना एम। अब हम बाजार में जैसे ही जाकर पूछते हैं कि मटर कितना रुपया किलो है, वो हमको खर्च से एक कीमत बता देता है कि यह है रिस्क, ठीक है। अब जब हमको कीमत पता चल गई तो हमको इतना देने को हम तैयार हैं, लेकिन हमको उतनी ही मात्रा के लिए कितना देना पड़ेगा? केवल इतना AM1 देना पड़ेगा, और हम देने को तैयार हैं AM। अब क्योंकि सीमांत उपयोगिता हमने स्थिर मान ली है, तो जो यहां ढाल रहेगा, यह ध्यान देने वाली बात है कि जो ढाल यहां रहेगा वही ढाल कहां रहेगा? यहां भी रहेगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, अर्थात उसका महत्व घट बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे में अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ जब बनाते हैं तो इसका ये ढाल कैसा होना चाहिए? जैसा ये रहे वैसा ही ये भी रहे, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि यह इतना क्या हो गया? आपको AM आप देने को तैयार हैं, देना पड़ रहा है AM1, तो दोनों के अंदर वो क्या कहेंगे हम? यह कंज्यूमर सरप्लस है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, इसलिए दोनों का ढाल आपस में कैसा होगा? बराबर होगा, ठीक है। यह व्याख्या आपके इस नोट्स में कैसे की गई? देखिए यहाँ यह दिखाया गया है कि जो प्रारंभिक संतुलन है, जितना वो देना चाह रहा है, यहाँ यह R बिंदु है, ठीक है, लेकिन उसे देना कितना पड़ता है? देखिए H के बराबर, यहाँ ये तो इतना ही देता है और इतना देना चाह रहा है, तो ये इतना 20 की मात्रा क्या हो जाएगी? उपभोक्ता की बचत हो जाएगी, जिसको यहाँ इसमें कहा गया है MTS। यही लिखिए, आराम रहेगा। ये हो गया आपका M, ये हो गया T, ये हो गया आपका S, ठीक। तो ये आप देखें आराम से, अब कंज्यूमर सरप्लस बराबर क्या हो जाएगा कि MS बराबर MT, MS बराबर MT, MS बराबर MT, ठीक। और चूंकि सीमांत उपयोगिता स्थिर है, इसलिए दोनों का स्लोप कैसा होगा? बराबर होगा। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। ये चीज़ जरूर ध्यान देने वाली है, क्योंकि इसी से हम ये जान पाएंगे कि कब सीमांत उपयोगिता बदल रही है और कब स्थिर है, ठीक है। इसके बाद बना दिए इसको, कोई दिक्कत बताओ? सर उसकी जो बजट है, हाँ, वो कर्व के बराबर है, तो लाइन में सर वो कैसे चला जाएगा? तो बजट से बाहर हो जाएगा। क्या मतलब? नहीं समझे। तो सर आप कर्व बना के पहले उसके पास 100 रुपया है, जैसे जो पॉइंट R है उसका बजट सर वहीं तक होना चाहिए। नहीं, अभी उसके पास जो पैसा है वो तो इतना है, ये OM1 है, उसको ये पता ही नहीं है कि बाजार में कैसे मिलता है। अभी तुम घर से निकले 100 रुपया लेकर के, तुम्हें नहीं पता कि मटर कितने मिलती है, तो तुमने अपने मन में सोचा कि अगर 50 रुपया देना पड़ेगा तो 1 किलो खरीदेंगे, ठीक है। तो यह इतनी मात्रा उसे देना पड़ रहा है, सोच रहा है कि अगर देना पड़ेगा तो इतना खरीद लेंगे, यह इंडिफरेंस करो। और अगर इतना देना पड़ा तो इतना खरीद लेंगे, इतना देना पड़ा तो इतना खरीद लेंगे, ऐसे। ये इसके मन में एक ग्राफ है कि 50 देना पड़ा तो 1 किलो, 60 देना पड़ा तो 3 पाव, 70 देना पड़ा तो आधा किलो, और 40 में देना पड़ा तो 2 किलो खरीदेंगे। तो ये इसका इंडिफरेंस कर्व है,
जो इस बताता है कि किस पर वो कितना देने को तैयार है। लेकिन जब वो बाजार में पहुंच गया, उसे रेट मालूम हो गया, तो पता चला कि इतने के लिए ही उसे केवल इतना देना है। इतना फिर क्या हो जाएगा, उसकी बचत हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता स्थिर रहने पर जब हम मान करते हैं तो ये दोनों ढाल बराबर होगा। ये लाइन याद रखने की है। अगला प्रश्न है कि जब सीमांत उपयोगिता परिवर्तनशील हो, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर ना हो, तब उपभोक्ता की बचत कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप आगे देखिए। सब कुछ यही है जैसे ये बना हुआ है, इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ढाल बदल जाएगा। अर्थात जब आपके दिमाग में ये है कि अगर इतने में मिलेगा तो 50 रुपये में मिलेगा तो 1 किलो खरीदेंगे, लेकिन जैसे ही 50 रुपया खत्म होगा 50 ही बचेगा, वैसे अब आप अगले के लिए 50 देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अब मुद्रा का महत्व बढ़ जाएगा और अब आप कहेंगे 20 रुपये मिलेगा तब खरीदेंगे। यानी मुद्रा महंगी हो जाएगी आपके दिमाग में और वस्तु सस्ती हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जिसकी मात्रा बढ़ती है उसका महत्व घटता है, जिसकी मात्रा घटती है उसका महत्व बढ़ता है। बहुत टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है, आप यह पकड़िए कहाँ से हम जान जाएंगे कि क्यों मुद्रा महंगी हो रही है और क्यों मुद्रा सस्ती हो रही है। तो सारे चित्र वही हैं। अब देखो क्या है कि चित्र को सही से बनाने के लिए मेरे दिमाग में सारा का सारा कैलकुलेशन चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी कीमत रेखा कैसी बनेगी, कौन सा डिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, किसका ढाल कैसा होगा, तभी आप इस बात को ग्राफ पर अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे। जैसे आपके दिमाग में हो गया है कि वस्तु में मुद्रा महंगी हो रही है और वस्तु सस्ती हो रही है, तो आपने पीछे पढ़ा है कि जब वस्तु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ y है, यहाँ x है, ऐसे रेखा है, अगर y महंगा हो गया या सस्ता हो गया, इसका मतलब कि ढाल कैसा हो जाएगा, ये ऐसे दिखे जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना, y महंगा हो रहा है, x सस्ता हो रहा है। तो ये ढाल हमको पता रखना है कि कैसे बनाएंगे कि वो ये रिप्रेजेंट करे कि y महंगा हो गया और x सस्ता हो गया। इसलिए ढाल जानना बहुत जरूरी है। कीमत रेखा में जो हमने परिवर्तन पढ़ा था, इसीलिए उसका बड़ा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि वो बार बार जब भी ढाल की बात आएगी तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा, किस तरफ ये मूव करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो अब ये आपकी कीमत रेखा है। अब संतुलन कैसे होगा, अब संतुलन हमको यहाँ ये दिखाना होगा नीचे कि जहां सीमांत उपयोगिता स्थिर थी वहां सीमांत उपयोगिता घट रही है x की और y की, या y महंगा हो रहा है, यानी कम y देना पड़ रहा है। तो जो ढाल होगा वो इसके समानांतर नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा कि ये कम रहे और वो ज्यादा रहे, ऐसे ना, ऐसे होगा। तो इसका मतलब हमको यह रेखा जो बनानी होगी वो इस तरह बनानी होगी कि वो इस तरह को कुछ दिखाए। कैसे बनेगा ये, अब देखिए, इसीलिए कह रहे हैं आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो हम पहले रेखा ही ये बना देते हैं, बन गया ना। अब हम इसको खींचते हैं, ये हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया कि इतनी मात्रा के लिए आप इतना देने को तैयार हैं, और देना कितना पड़ रहा है, इतना। यही लिखा था ना, MTS क्या हो लिखा था, ठीक। तो अब देखो ये बिल्कुल वैसे चित्र है जैसा चित्र आपने पीछे बनाया, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इस रेखा का ढाल आप देख रहे हैं कि बता रहा है कि अब ये मनी इनकम यहाँ दिखाए हैं, यहाँ x वस्तु है कि ये महंगा हो रहा है और ये सस्ता हो रहा है, ठीक है। तो जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है तब हम उपभोक्ता की बचत मापते हैं, तो हमको इस तरह से उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। दोनों के चित्र में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ढाल में परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है। अब पता ये करना है कि कौन सी उपभोक्ता की बचत ज़्यादा होगी, मार्शल की होगी या हिग्स की होगी, और क्यों होगी। अब देखो कीमत तो स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा। जब कीमत दी हुई है तो ऐसे में जो आप छोड़ने को तैयार हो रहे हैं, मार्शल में हमेशा एक ही मात्रा छोड़ने को तैयार है, क्योंकि वहाँ महत्व घट बढ़ नहीं रहा है। तो मान लो पहले 50 रुपया छोड़ने को तैयार थे और 30 छोड़ना पड़ा, तो बचत कितनी हुई, 20।
अब हमेशा हर इकाई के लिए बचत कितनी होगी मार्शल में, क्योंकि हमेशा कितना छोड़ने को तैयार होगा, क्योंकि वहाँ सीमांत उपयोगिता मान लिया गया कि बढ़ ही नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा बराबर होगा। अब हिग्स में क्या होगा, 30 रुपया कीमत है, पहले 50 छोड़ने को तैयार था तो 20 बचत है, अब दोबारा 40 ही छोड़ने को तैयार होगा तो कितनी बचत होगी, और फिर 30 ही छोड़ने को तब बचत क्या होगी। इसका मतलब हिग्स में बचत घटती जाएगी, अर्थात हिग्स में बचत कम होगी और मार्शल में बचत ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्शल और हिग्स के उपभोक्ता की बचत में कंज्यूमर सरप्लस कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, तो आप क्या बताएंगे कि मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस विल बी ग्रेटर देन हिग्सियन कंज्यूमर सरप्लस। और उसका कारण यही है क्योंकि एक जगह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है और एक जगह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती रहती है। तो इसको आप चित्र में कैसे बनाएंगे, दोनों चित्रों को एक साथ मिला के बना दीजिए, बस खत्म। और देखना यह है कि जिससे ज़्यादा मिलना है उसको कहाँ बनाना है, जिससे कम मिलना है उसे कहाँ बनाना है। अब देखिए, मिटाएं इसको, ये देखो इसमें है, ये आप देखें कि बिल्कुल यहाँ केवल ढाल बदला है, जैसे पीछे आपने पढ़ा था HR 2 बिंदु हैं और HR उपभोक्ता की बचत है, क्योंकि आप जितना देने को तैयार थे उससे कम देते हैं पूरी व्याप्ति। इसके बाद जब हम तुलना करते हैं कि मार्शल का उपभोक्ता की बचत हिग्स से ज़्यादा है, तो उसको बनाने के लिए हम दोनों ही के बचत को एक साथ बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं, दोनों के बनाने का आधार वही है, जैसे ये देखो यहाँ ये कीमत रेखा तुमको स्थिर दी गई है, ठीक है, दी हुई है। अब हमको इसमें क्या करना है, मार्शल में ज़्यादा मिलना है, ठीक है, ये मानते हैं ये X1 मात्रा के लिए वास्तव में इतना आपको देना पड़ रहा है, इतनी मात्रा देना कितना चाह रहे हैं, मार्शल में ज़्यादा देना चाह रहे हैं और हिग्स में कम देना चाह रहे हैं। तो नीचे हम इसके पैरेलल खींच करके किसको बनाएंगे, ये हो जाएगा मार्शल का जो देना चाह रहे हैं, और यहाँ थोड़ा ऐसे खींच करके, ज़्यादा हो गया मान लीजिए, ऐसे खींच के इसको किसको बनाएंगे, ऐसे। तो ये हो गया मार्शल और ये हो गया हिग्स, और ये अब देखिए, तो अगर इसको मिला देते हैं यहाँ ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, वही लिख देते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक रहेगा, RJHTKS, RJHTKS। देखें, अब तुम OX1 मात्रा के लिए वास्तव में इतना दे रहे हो, ऊपर क्या लिखा है MT। OX1 मात्रा के लिए तुम MT वास्तव में दे रहे हो, लेकिन देने को तैयार कितने हो, मार्शल में इतना देने को तैयार हो MS, और हिग्स में कितना तैयार हो MK। तो मार्शल में उपभोक्ता की बचत इतनी होगी पूरी ना, जो लाइन खींच रही है इसको किसके कहेंगे, मार्शल की बचत हो गई, ठीक। और ये जो पोर्शन है जिसमें हमने ये बना दिया, ये हिग्स का है, तो मार्शल का ज़्यादा हो गया, हिग्स का कम हो गया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस इज ग्रेटर देन हिग्सियन कंज्यूमर सरप्लस। तो ये उपभोक्ता की बचत का बहुत स्पष्टीकरण दोनों दशाओं में, एक तो इन डिफरेंस कर्व से मापते कैसे हैं, दूसरा कैसे आप मार्शल की व्याख्या करते हैं, ये एज्यूम करके कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज, बदलती ही नहीं है, कांस्टेंट है, या फिर हिग्स की व्याख्या कि उपयोगिता को न तो मापने की ज़रूरत है और न मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानने की ज़रूरत है। अब हम उससे भी व्याख्या कर सकते हैं, और वहाँ आप देखें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, अर्थात मुद्रा महंगी होती है और वस्तु सस्ती होती है। इसलिए कीमत रेखा का ढाल ऐसा परिवर्तित करते हैं जो यह बताए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। तो हम उसमें कहाँ संतुलन में होंगे उसकी व्याख्या
कर लेते हैं। फिर हमने दोनों को कंपेयर कर लिया कि हिग्स से हमको कम मिलती है और मार्शल से हमको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो यह कंप्लीट एक प्रश्न अलग से यही इतना केवल आता है कि उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, तटस्थ वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता की बचत की व्याख्या कीजिए। अब इसमें एक दूसरा प्रश्न अलग से आता है जिसमें आप पढ़ते हैं कि हिग्स की अवधारणाएं क्या हैं उपभोक्ता की बचत की। हमको लगता है सब मिला के ज़्यादा हो जाएगा, उसे कल पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मारामारी मच जाएगी। ठीक है, तो हिग्स की बचत की अवधारणाएं और उसका उपयोग कल आप पढ़ के भी आइएगा और पढ़िए और इसको अपना लिख डालिएगा। ठीक है।